खुश थे और मैं ये सोचकर बहुत खुश था कि मैंने 7 बेगुनाह की जान बचाई। एक रात जब मैं अपने काम से देर रात लौट रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और एक घने जंगल में ले गए। वहां पर वो सभी मुझे बारी बारी नोचने लगे। वो लोग जानवरों की तरह मेरे बदन को काट रहे थे। तभी उन्हीं का एक साथी, जिसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और दूर एक पत्थर पर बैठा सिर्फ हंसा जा रहा था। बहुत दिनों बाद वो आदमी मुझे बाजार में मिला। मैंने देखा कि उसके तो मेरा नाम कोमल है। मेरी छोटी सी उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ पड़ी। अपनी बीमार माँ की दवाइयों से लेकर घर पर 2 वक्त का खाना भोजन बन जाए, इसलिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ा। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं सिर्फ 12 साल की थी। लोगों के घरों में बर्तन साफ करके मैं 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। 12 साल से लेकर जब मैं 20 साल की हुई तो लोगों के घरों में काम करने लगी। पढ़ाई लिखाई मुझे नहीं आती थी क्योंकि मेरी छोटी सी उम्र में ही पिताजी का देहांत हो गया और मैं ना ही स्कूल जा पाई और ना ही कॉलेज, क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से मैं पढ़ाई लिखाई में ना जा सकी और इसी वजह से मुझे कोई अच्छा काम ना मिला। इसी वजह से मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम कर लेती। खैर, मुझे इसी काम में बहुत संतुष्टि थी क्योंकि मैं ईमानदारी का काम करती थी और ईमानदारी के 2 पैसे जुटाकर अपनी माँ का इलाज करवा रही थी और घर पर 2 वक्त का चूल्हा जल जाता था। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेरी माँ को शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वह ना ज्यादा चल पाती और ना ही कोई काम कर पाती। अक्सर वह मुझसे कहती कि इतनी छोटी उम्र में तुझे घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ गई, हम लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अपनी माँ को कहती कि जिस तरह एक घर का बेटा अपनी माता पिता की सेवा करता है और पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, उसी तरह एक बेटी भी निभा सकती है। और आपकी भी तो मजबूरी है। आप कौन सा जानबूझकर पूरा दिन बिस्तर में पड़े रहते हो और मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए आप पूरा दिन आराम कीजिए और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत काम करती हूँ जिससे हमारा घर चल जाता है, यही काफी है और कुछ नहीं। तभी एक दिन मेरे चाचा जी हमारे घर पर आते हैं। दरअसल जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है उसके बाद से मेरे चाचा चाची हमारे घर पर नहीं आए। मेरे चाचा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन चाची बहुत ही गुस्सैल और कंजूस थी। उन्हें ऐसा लगता था कि हम गरीब हैं और अगर हमारे घर वो लोग आएंगे तो हम लोग उन लोगों से कुछ पैसे मांग लेंगे, जिसके डर से ना चाची जी खुद आई और ना ही चाचा जी को कभी आने दिया। खैर, एक दिन चाचा जी आए और वे कहने लगे कि मैं यही पास से गुजर रहा था, इसलिए सोचा कि आप लोगों से मिल चलूं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कितने सालों बाद वे हम लोगों के घर पर आए थे। फिर चाय नाश्ता करने के बाद चाचा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो। चाचा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे काम का बोला था। तभी मेरे मुंह से इतना ही निकला कि चाचा जी, क्या हम लोग अच्छे से गुजारा कर पाएंगे, इतना पैसा मिलेगा? तभी चाचा जी ने कहा, अच्छे से गुजारा नहीं, बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे और काम भी तुम्हारे लायक है। तभी मैंने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा कि चाचा जी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैंने सुना है कि अनपढ़ लोगों के लिए ज्यादा पैसे वाला कोई काम नहीं होता, उन्हें तो बस लोगों के घर में झाड़ू पोछा ही करना पड़ता है। तभी चाचा जी कहने लगे कि ये काम तो पढ़े लिखो लोगों का है, लेकिन वह मेरे जानकार हैं, कुछ दिन तुम्हें वहां रहकर सीखना पड़ेगा। जब तुम अच्छी तरह सीख जाओगी तब तुम वहां पर काम करना शुरू कर देना। चाचा जी की बात सुनकर मुझे संतुष्टि और खुशी तो हुई, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर मैं काम सीखने लग गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि काम सीखने के चक्कर में मैं लोगों के घरों में काम करने नहीं जा पाऊंगी। तभी चाचा जी ने शायद मेरे चेहरे की बात पढ़ ली। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि जब तक तुम काम सीखती हो तब तक का राशन इन पैसों से ले आना और अपनी माँ की दवाई भी। तभी मैंने कहा
कि चाची जी क्या कहेंगी। तभी वे कहने लगे कि तुम उसे कुछ मत बताना। हम लोगों ने हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में चाचा जी का जो एहसान था वह भी उतारना ही था। मैंने उनसे पैसे जो लिए थे वे बेफिजूल में नहीं लिए थे। मैंने मन में विचार किया कि जब मेरा काम चल जाएगा और मैं अच्छे से कमाने लगूंगी और जब मेरे पास कुछ पैसे जुड़ जाएंगे तो मैं चाचा जी को ये सारे पैसे लौटा दूंगी। यही सब मेरी माँ ने भी मुझसे कहा। खैर, अब हम माँ बेटी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे इतने बड़े होने के बाद मुझे पहली बार कोई ऐसा काम मिल रहा था जिसे करके हम लोग भरपेट भोजन करेंगे और साथ साथ कुछ पैसे बचा भी सकते हैं, जिससे कल को कभी जरूरत पड़ी है तो किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। दूसरे दिन चाचा जी मुझे उस काम की जगह पर लेकर गए। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी दिखाई दे रही थी। मैंने चाचा जी से कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती और आप मुझे इतनी बड़ी कंपनी में ले आए, क्या यहाँ पर मुझे काम मिल पाएगा? तभी चाचा जी कहने लगे कि तू सब्र रख, सब कुछ सही होगा, और वैसे भी ये मेरा दोस्त है, जरूर तुझे काम पर रख लेगा। अंदर जाकर एक बड़ी बड़ी आंखों और बड़ी बड़ी मूछें वाला आदमी के पास ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया गया। उसका डरावना चेहरा देखकर मेरे मन में डर बैठ गया कि पता नहीं मैं इसके साथ कैसे बात कर पाऊंगी। चाचा जी ने उस आदमी से कहा कि ये मेरी भतीजी है और इसे यहाँ पर काम पर रख लो, इसे काम की सख्त जरूरत है। तभी वह आदमी कहने लगा कि तुम्हारी बात भी कभी टाली जा सकती है, क्यों नहीं, हम लोग इसे काम पर रख लेंगे। तभी उसने एक लड़की को आवाज लगाई। छोटे छोटे कपड़े में एक लड़की वहाँ आई और उस आदमी ने उससे कहा कि इसे सारा काम समझा दो। तभी वह लड़की मुझे एक कमरे में ले जाकर कुछ फाइलों को दिखाते हुए इस काम को समझाने लगी और मुझसे कहा कि अब से तुम्हें 10 दिन लगातार यहाँ पर आना है, तभी तुम्हारे दिमाग में ये सब काम आ पाएगा। अब मैं रेगुलर काम सीखने के लिए जाने लगी और मुझे धीरे धीरे काम भी समझ में आने लगा। मेरा काम था कि जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे उनको फाइल देना और थोड़ा बहुत कागजों का काम रहता था। इस काम के मुझे महीने के 10,000 रुपए मिलने लगे, जिससे मेरी माँ की दवाइयाँ और घर का खर्चा भी निकल जाता था और कुछ रुपए बच भी जाते थे, जो आगे के भविष्य के लिए मैं इकट्ठा करने लगी। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और अच्छे पैसे की कमाई हो रही थी। वह इंसान बहुत अच्छा था, जिसे मुझे शुरुआत में देखकर मन में डर हुआ था। वह हर रोज कभी भी कोई काम में दिक्कत होती तो मुझे समझा देता और खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। जब मैंने काम को शुरू किया तो सब लोग मुझ पर बहुत हंसते थे, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे नहीं होते थे। कपड़ों में हर जगह छोटे छोटे छेद होते, क्योंकि खाना बनाते वक्त आग की चिंगारियां मेरे कपड़ों पर गिर जाती थी। हम लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि नए नवेले और उस ऑफिस में जैसे लोग कपड़े पहनकर आते हैं उतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सके। लेकिन मुझे उनकी हंसी मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे घर के हालात पता थे। खैर कुछ दिन तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में सब लोग मेरी सिचुएशन को समझ गए। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। मैं अब अच्छी तरह काम करने लगी और 4 पैसे भी जुटने लगे और अब मैंने चाचा जी को भी पैसे लौटा दिए और उनका धन्यवाद करते हुए उनका एहसान मंद रहने का बोलकर घर पर आ गई। लेकिन कुछ दिनों से मुझे वहम होने लगा कि उस कंपनी के कुछ लड़के जो वहाँ पर काम करते हैं वो मुझ पर गंदी नजर रखने लगे। मैं जब भी उन्हें फाइल वगैरह देने जाती तो फाइल के बजाय वह लोग मेरा हाथ पकड़ लेते और मेरे सामने गंदी गंदी हरकतें इशारे करने लग जाते। मैं उन्हें कुछ ना बोल पाती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही तो मुझे इस कंपनी में काम मिला था और ये ठहरे बड़े लोग, इनके सामने मेरी क्या औकात में अपनी जुबान भी खोलूं। खैर मैं इन सब लोगों का अत्याचार धीरे धीरे सहती रही। ये तो अब उन लोगों का हर रोज का हो गया था, मुझ पर गंदी तरह नजर रखना, गंदे गंदे इशारे करना और गलत बातों से मुझे तंग करना। लेकिन मैं कुछ नाम बोल पाई और शायद मेरी चुप्पी का उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया था। खैर एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कहा कि आज से काम बढ़ गया है, जिसकी वजह से कल से देर रात तक काम करना पड़ेगा और हाँ, इस काम का तुम्हें अलग से पैसा भी मिलेगा। देर रात का नाम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि घर पर माँ को दवाई देनी और खाना देना सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी थी और जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ से मेरा घर बहुत ही ज्यादा दूरी पर था, जिससे घर पहुँचने में मुझे 2 घंटे लगते थे। जितनी देर रात का
वह मालिक बोल रहा था, इतनी देर रात में तो ऑटो रिक्शा भी जाने बंद हो जाते हैं, मैं घर पर कैसे पहुंचूंगी। तभी मैंने इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब मुझे नहीं पता, सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। खैर मैंने दुखी मन से हाँ बोल दिया। दूसरे दिन माँ को ये सब बात बताते हुए सवेरे ही शाम का खाना बनाकर उन्हें दे दिया और बोला कि माँ खाना खाकर दवाई लेकर सो जाना, मुझे रात को देर हो जाएगी। ये बात तो माँ को भी नहीं जची। वह कहने लगी कि बेटा तू अकेली लड़की इतनी रात को कैसे घर पर आएगी, तू तो कहती है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। तभी मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, आप पूरा दिन और इतनी रात तक वहाँ पर आप क्या करेंगी, वहाँ पर तो आराम करने के लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही घर के किसी सदस्य को साथ में ले जाने को अनुमति देते हैं, इसलिए आप घर पर ही आराम कीजिए। कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे आ जाऊंगी और कोशिश करूंगी थोड़ा और जल्दी आ जाऊं। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गई और वहां जाकर काम करने लगी। ऐसे ही रात का लगभग 11 बजे का समय हो चुका था। मेरा मन तो घबराया जा रहा था कि पता नहीं कितनी देर और यहाँ पर रुका जाएगा। अगर ज्यादा रात हो गई तो मैं घर पर कैसे जा पाऊंगी, और ऊपर से उस कंपनी में काम करने वाले लड़कों की गंदी नजर मुझ पर ही थी। मुझे पक्का यकीन था कि इन लोगों के मन में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण मजबूर थी। अगर मैं कोई आवाज उठाती तो पता नहीं ये लोग क्या कर देते, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमार माँ इस समय कोई दुख झेले, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। खैर 12-12:30 के आसपास समय हुआ था। तभी कंपनी का मालिक बोला कि अब तुम्हारी छुट्टी करते हैं, तुम लोग जा सकते हो। मैंने सारा काम समेटा और अपना बैग लेकर कंपनी से बाहर निकल गई। सब और देखा, कोई भी रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कंपनी में काम करने वाली कुछ लड़कियां अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाने लगी तो मैंने एक लड़की से कहा कि बहन मुझे भी मेरे घर तक छोड़ दो, मैं रात को किसके साथ जाऊंगी, मेरा घर बहुत दूर है। तभी एक लड़की ने मुझसे धक्का देते हुए कहा कि तुम जैसी गरीब को हम अपनी गाड़ी के पास न आने दें, बैठाकर छोड़ना तो दूर की बात है, तुम्हारी जब औकात नहीं होती तो इतनी बड़ी कंपनी में काम क्यों करते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। मैं अपने मन में सोचने लगी कि गरीबी होना कोई गुनाह तो नहीं है, और भगवान ने अगर मुझे गरीब बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन खैर अमीर लोगों के चोंचले कहाँ समझ में आते हैं। उन लोगों के पास धन हो जाता है तो वे आसमान को छूने लगते हैं और किसी गरीब की मजबूरी को नहीं समझते। तभी मैंने देखा कि हर रोज जो लड़के मेरे ऊपर गंदी हरकतें करते हैं वे मेरे पीछे आ खड़े हुए और गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं बिना बोले वहां से चल पड़ी और सड़क के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। तभी मैंने देखा कि वह लड़के मेरे पीछे ही आ गए और उनमें से एक लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैंने काफी कोशिश की थी चिल्लाने की और हाथ पैर भी मारने की, लेकिन उन लोगों के सामने मैं क्या थी। मुझे एक जंगल के अंदर ले जाया गया। वहां जाकर वह लोग बारी बारी मेरे शरीर को नोचने लगे, दरिंदों की तरह मेरे पूरे शरीर को खाने लगे और मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे। मैं दर्द के मारे कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन बचाएगा। मैं बार बार भगवान को भी पुकार रही थी, लेकिन आज तो भगवान ने भी मेरी ना सुनी और उन दरिंदों ने मेरे को नोच खाया और मुझे खून से लथपथ उसी हालत में वहां पर छोड़कर जाने लगे। तभी मेरी नजर उनके एक साथी पर पड़ी जिसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। दूर एक पत्थर पर बैठा सब नजारा देखे जा रहा था और देखकर हंस रहा था। कभी ताली बजाता तो कभी अपने पैरों को मारता। ऐसे खुश हो रहा था मानो कोई फिल्म चल रही हो और उसमें कॉमेडी सीन आ गया हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार मुझे बना लिया तो वह क्यों नहीं बना रहा, और ऊपर से हंस भी रहा है। तभी इन दरिंदों में से एक लड़के ने जाकर उसकी पीठ को थपथपाया और बोला कि काम हो गया, चलो चलते हैं। वह हंसते हुए उनके साथ चला गया। मैंने बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे उस दर्द भरी हालत में वहीं पटक कर जाने लगे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने मरे मरे कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। मेरी आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर दर्द के मारे टूटा जा रहा था। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। मेरे दिल से उन दरिंदों के लिए इतनी बद्दुआ निकल रही थी जितनी कि कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। उन लोगों ने मेरे साथ जो किया था उसकी सजा तो उन लोगों को जरूर मिलेगी। मैं नहीं तो भगवान उन लोगों को ऐसी सजा जरूर देगा। मैं खून से लथपथ घर पहुंची।
लेकिन मेरी माँ को यह सब नहीं बताना चाहती थी और ना ही यह महसूस होने देना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी मैंने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी माँ गहरी नींद में सोई हुई है। मैं धीरे धीरे से अपने कमरे में गई और जाकर अपने कपड़े बदले और माँ के पास आकर बैठ गई। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने आंसू को संभाला और अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने दर्द को अंदर ही छुपाए रखा। मैंने जरा भी एहसास नहीं होने दिया अपनी माँ को कि मैं किन हालातों से गुजर कर आई हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि क्या हुआ बेटी, बड़ी उदास लग रही हो। तभी मैंने माँ से कहा कि कोई नहीं माँ, कोई बात नहीं। वह दरअसल पूरे दिन और इतनी रात तक काम करती रही जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर थकान आ गई है। तभी मेरी माँ को मेरे हाथों और गर्दन के पास खरोच निशान दिखाई दिए। तभी वह कहने लगी कि ये निशान कैसे हैं, कोई बात है तो मुझे बता दे। मेरा बहुत मन था कि माँ को सारी बातें कहूँ और उनके सामने जी भरकर रो लूं ताकि मेरे अंदर का पूरा दर्द बाहर निकल जाए और मेरा मन हल्का हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ इस दर्द में पड़ जाए, क्योंकि अगर उन्हें ये सब पता चलता तो वह अपने आप को जिंदा नहीं रख पाती। इसलिए मैंने माँ से कहा कि माँ कुछ नहीं, रास्ते में आते वक्त कुछ पशुओं को कांटों वाले तारों के अंदर उलझा देखा तो उनको आजाद करने लग गई, जिसकी वजह से वो कांटों के तार मेरे बदन में लग गए और ये निशान बन गए। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला कि बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने, तू तो मेरी सबसे अच्छी और लाडली बेटी है। इतनी रात को इतनी थकी हुई भी दूसरों की मदद में लगी थी। अब तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं खाना खाने का बहाना बनाकर कमरे में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे अंदर इतना दर्द भरा हुआ था कि अगर मैं किसी को बताने बैठूं तो सामने वाला भी रो दे। मेरे पूरे बदन पर पसीने छूट रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मैं अपनी जिंदगी के वह पल जी रही थी जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मैंने आज तक नहीं सोचा। मेरे मन में हमेशा यही था कि हम गरीब हैं, लेकिन 2 वक्त का खाना अपनी मेहनत करके खाएंगे और अपनी खुशी से रहेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। मुझे बार बार अपने ऊपर हैरत हो रही थी कि इससे अच्छा तो मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ कर लेती थी, कम से कम खुद को सुरक्षित महसूस करती। लेकिन जब से मैंने बाहर निकलकर देखा तो मुझे असली दुनिया का पता चला। लोग अपनी हवस के अंदर आकर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है जो उन्होंने मुझे इस नोच खाया? खैर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं मेरी माँ को नहीं खोना चाहती थी और ऊपर से इतनी बदनामी का डर, क्योंकि वह लोग अमीर थे और अमीर लोगों को तो कोई खतरा नहीं होता है। अब मुझे समझ में आ गया था कि जीवन में पैसा होना कितना जरूरी है। गरीब लोगों को तो हर कोई अपने ठोकर का शिकार बना ले। अगर पैसा पास होता तो मुझे शायद इस तरह से इस चीज का शिकार नहीं होना पड़ता। मैं भी उन लड़कियों की तरह बड़ी गाड़ी में बैठकर घर आती, उसके अंदर में सुरक्षित रहती। मैं इन सब बातों को भुलाने का फैसला किया और दोबारा उस कंपनी में ना जाने का सोचा। मैंने दूसरे दिन चाचा जी के पास जाकर बोल दिया कि मुझे उस कंपनी में काम नहीं करना। तभी चाचा जी कहने लगे कि क्या हुआ बेटी, अभी तो तुम्हारे पास पैसे जमा होना शुरू हुए थे। मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसे पैसे का क्या जिससे मुझे अपनी इज्जत की नीलामी करनी पड़े। इतने दिन मुझे ये खुशी थी कि मैं एक अच्छा काम करने लगी हूँ। अब हमारा घर अच्छे से चलने लगा, 2 पैसे भी पास जुड़ने लगे हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक काली रात ऐसी आएगी जो मेरा सब कुछ छीन लेगी। खैर मैंने कोई ना कोई बहाना बनाकर चाचा जी से बोल दिया कि मुझे नहीं जाना, आप अपने दोस्त से कह दीजिएगा। तभी मैं लोगों के घरों में फिर से झाड़ू पोछे का काम करने लग गई और उसी में संतुष्ट हो गई। अब इस बात को गुजरे पूरा 1 महीना हो चुका था। एक दिन मैं माँ के पास बैठी थी तो मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो उस दिन मेरे साथ गलत हो रहा तो पत्थर पर बैठा हंसे जा रहा था। अब उसका ख्याल मेरे पूरे मन में दौड़ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने मुझे छुआ क्यों नहीं? वह भी तो मर्द ही था, क्या उसके अंदर हवस नहीं जागी? लेकिन वह ऐसे हंस क्यों रहा था? पहले तो मुझे लगा कि वह दिमागी हालत से ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर वह दिमागी हालत से ठीक नहीं होता तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे करता और वो दरिंदे उसे अपने पास कैसे रख लेते।
उसे तो कब भगा देते। फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है उन्हीं की कोई साजिश हो। खैर, मैं उस दिन को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आदमी की हंसी बार बार मेरे दिमाग पर आ रही थी। मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। खैर, एक दिन घर में राशन खत्म होने की वजह से मैं शहर से राशन लाने के लिए चली गई। जब मैं राशन की दुकान से राशन लेकर घर की तरफ आने लगी तो मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जो उस दिन सब नजारे देखकर हंस रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पास जाने लगी। मैंने देखा कि उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। मुझे नहीं पता था कि वह कौन है। मैं उस आदमी के पास जाकर खड़ी हुई और उसे गौर से देखने लगी। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा जो उसके साथ खड़ी थी और कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, पिछले कुछ महीने से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तभी मैंने उसकी माँ से पूछा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो ये इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे करता है। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इसे कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता कि ये एक बड़ी कंपनी में काम करता है। तभी मैंने कहा कि मैं भी उस कंपनी में काम करती थी, लेकिन किसी वजह से मुझे वह काम छोड़ना पड़ा। तभी उसकी माँ कहने लगी कि ये कंपनी में काम कर लेता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार इसे पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे तो ये ठीक रहता है, लेकिन कभी कभार इसका दिमाग इस कदर खराब हो जाता है कि ये पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अब इतनी बात बता दी है तो तुझसे और बात क्या छुपानी। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और एक साइड में ले जाकर मुझसे सारी बात बताई। उसके बाद जो उस औरत ने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कहने लगी कि मेरे बेटे की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ गुंडों ने इसकी पत्नी की किसी के सामने इज्जत लूट ली और उसके बदन को नोच कर खा गए और उसे मार डाला। तभी से ये ऐसा हो गया। ये जब तक दवाई लेता है तब तक ठीक रहता है, जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो इसी तरह करने लगता है जैसे इसके दिमाग में कोई बात दौड़ रही हो। अभी मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि ये उस दिन हंस क्यों रहा था। शायद उसे मुझ में अपनी पत्नी दिखाई दे रही थी और इसके दिमाग में फिर से कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वजह से ये हंसने लगा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। फिर मैंने उसकी माँ से कहा कि क्या उन दरिंदों को पकड़ा नहीं गया। तभी उसकी माँ कहने लगी कि हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और मेरा बेटा भी दिमागी हालात से ठीक नहीं था। अगर ये ठीक हो जाता तो ये सबूत और गवाह दोनों बन सकता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। बस थोड़ी बहुत दवाई दिलवा सकती हूँ। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस इंसान का इलाज करवाऊं और ये मेरे साथ जो हुआ है उसकी भी गवाही देगा। अब मेरे अंदर एक जुनून जाग चुका था कि उन दरिंदों को खाली ऐसे नहीं घूमने दिया जा सकता। उन्होंने मुझे शिकार बनाया, आगे किसी और लड़की को भी बनाएंगे। तभी मैंने सारी बात अपने चाचा जी से कही और मेरे चाचा जी ने कुछ पैसों की मुझे मदद कर दी। मैंने उस आदमी का इलाज शुरू करवा दिया और भगवान की कृपा से थोड़ी समय में उसका दिमाग बिल्कुल सही हो गया। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, उस समय मेरी हालत सही नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल होता तो तुम्हें जरूर बचाता। तभी मैं उस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन गई और हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने हमारी बात को बड़ी ही गहराई से सुना और तुरंत ही उन दरिंदों को पकड़ लिया। उस आदमी ने गवाही दी और सबूत भी दिया कि वह उस वारदात के समय मौजूद था। अब उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है। उस दर्द से ज्यादा अब मुझे इस चीज की खुशी हो रही थी कि मुझे इंसाफ मिल चुका था और उस